आज के क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड में सजीव वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें जानेंगे कि सजीव वस्तुएं क्या हैं, लिविंग थिंग्स क्या हैं। तो ऐसी वस्तु जिनमें श्वसन क्रिया और वृद्धि होती है सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात पृथ्वी पे जितनी भी वस्तु उपलब्ध हैं तो उन सभी वस्तुओं में से ऐसी वस्तुएं जिनमें श्वसन क्रिया होती है और वृद्धि होती है, अर्थात वे सभी वस्तुएं जो श्वसन करती हैं और उनमें ग्रोथ होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है, तो वे सभी वस्तुएं किसके अंतर्गत रखी जाती हैं? सजीव वस्तुओं के अंतर्गत रखी जाती है। अब अगला है कि सजीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आखिर में हम उनके अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी खास बात होती है जिसके आधार पर हमें कह सकते हैं देख करके कि हाँ ये सजीव वस्तुएं हैं। अब देखिए, तो सजीव को निम्न लक्षणों के आधार पर निर्जीवों से पृथक किया जा सकता है। अब देखिए, सजीव जो पदार्थ है और जो निर्जीव अर्थात जितने भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर, तो सजीव और निर्जीवों को आखिर हम किस बेस पर, किस आधार पर एक दूसरे से अलग करते हैं? तो सबसे पहला होगा आपका कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला उनका कोशिकीय संगठन अर्थात कोशिकाओं का जो संगठन है उसके आधार पर सभी सजीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सभी कोशिकाओं का शरीर सभी सजीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कहलाती हैं। ये कोशिकाएं अनेक जटिल रासायनिक पदार्थों, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय तथा कुछ बहुकोशिकीय। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि जो सभी सजीव वस्तुएं आखिर वो किन से बनी होती है। सबसे पहले उनका जो शरीर है वो किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात बहुत छोटी छोटी। तो जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सजीव हैं, तो उनका सबसे पहला लक्षण है कि ये कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात छोटी छोटी ये कोशिकाएं मिल करके क्या करती हैं? इनके शरीर का निर्माण करती हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं को जीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका, इसी में एक वो है कि क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? आखिर में इनको क्रियात्मक, ये तो जीवों के शरीर के निर्माण में भाग लेती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट। लेकिन आखिर हम क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? तो फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि यही कोशिकाएं जो शरीर के निर्माण में भाग लेती, वे ही शरीर के सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने का भी कार्य करती हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनको फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और ये कोशिकाएं भी बहुत सारे अनेक जटिल रासायनिक पदार्थों से क्या होती हैं? बनी होती है, अर्थात इनका भी निर्माण बहुत सारे जटिल पदार्थों से हुआ है। अब देखिए, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोशिकीय तथा एक होते हैं बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव आप जानते हैं क्या होते हैं? जो एक ही कोशिका से, सिंगल सेल से बने होते हैं। तो वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें हम एक कोशिकी कहते हैं, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। अब देखिए, कोशिकाएं मिलकर ऊतकों, टिश्यू का निर्माण करती हैं। अब देखिए, बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो क्या करती हैं? एक संरचना बनाती हैं, आपस में मिल करके एक संरचना बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और देखिए, अनेक प्रकार के जब ऊतक मिलते हैं तो ऊतकों के मिलने से क्या बनता है? अंग बनता है। तो इनके आधार पर कहा गया एक समान कार्य करने वाले जो विभिन्न अंग मिलते हैं, अर्थात एक समान कार्य करने वाले
जो भी ऊतक होते हैं वे आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है और अनेक अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। इस तरह से क्या हुआ है, किसी भी जीवधारी के शरीर का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहला लक्षण क्या होगा, कोशिकीय संगठन, अर्थात जिन भी वस्तुओं का शरीर कोशिकीय संगठन पर आधारित है तो वो क्या है, सजीव माना गया है। दूसरा टॉपिक है आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज। आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज। अब देखिए, जीवों का प्रमुख लक्षण आकार की मॉर्फोलॉजिकल होता है। प्रत्येक जीव की प्रायः एक निश्चित आकार एवं आकृति होती है। इसके विपरीत निर्जीवों की आकृति एवं आकार अनिश्चित होती है। अब देखिए, जो भी सजीव हैं उनकी एक निश्चित आकृति और आकार होती है और वृद्धि के साथ साथ उनका आकार भी एक निश्चित होता जाता है। लेकिन वही निर्जीवों को देख लीजिए, उनकी जो आकृति आकार होती है क्या होती है, अनिश्चित होती है। अर्थात मान लीजिए कोई भी पदार्थ है उसका हम निर्माण करते तो उसको कितना भी बड़ा कितना भी छोटा बना सकते हैं, लेकिन क्या सजीवों में ऐसा है नहीं। चींटी को देख लीजिए, चींटी क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जनरल एग्जाम्पल्स, तो चींटी को ही ले लीजिए। चींटी का कितना भी पालन पोषण किया जाए लेकिन क्या वो बहुत बड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि उसका वही शेप है, आकार है, वो नेचुरली है। हाथी ले लीजिए, तो क्या हाथी को कितना भी उसको क्या किया जाएगा कि हम हर एक उसे सुविधा से दूर रखेंगे, उसके खान पान में कमी करेंगे, फिर भी वो क्या होगी, कभी भी छोटी नहीं हो सकती क्योंकि उसका एक निश्चित आकार है। ऐसे अगला है वृद्धि, ग्रोथ। अब देखिए, जीवों के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब देखिए, जीवों के भार अर्थात जो वेट है, उनका शरीर का वजन है, उसमें उनके आकार में और संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब जो बहुकोशिकीय जीव हैं वो किस तरह क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, विभाजन द्वारा। अर्थात उनमें क्या होता है, जो भी ग्रोथ होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है, वो किसके द्वारा, उनमें कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। अगला है आपका टॉपिक जनन, रिप्रोडक्शन। तो अगला लक्षण क्या है, पहला कोशिकीय संगठन, दूसरा आकृति एवं आकार, तीसरा वृद्धि है, चौथा क्या है, जनन, रिप्रोडक्शन। अब देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव अपनी वंशज को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ संतान उत्पन्न करना है, जिसके लक्षण उनके जनक से मिलते हैं। अब देखिए, तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सभी क्या करते हैं, अपनी वंशज को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। क्या करते हैं, जनन क्रिया करते हैं। और बहुकोशिकीय जीवों में जनन का मतलब क्या होता है, संतान उत्पन्न। लेकिन जितने जो भी बहुकोशिकीय हैं तो क्या करते हैं, जनन प्रक्रिया करते। तो उसी जनन प्रक्रिया को दूसरे शब्दों में क्या कहा गया, संतान उत्पन्न करना, जिसके लक्षण उनके किसे मिलते हैं, जनक से। अर्थात वह क्या होते हैं, अपने जनक से समान, अर्थात अपने पेरेंट से, अपने मातृ से क्या होते हैं, समान होते हैं। जीवों में जनन दो प्रकार से होता है। अब देखिए, जीव जो होते हैं तो वो दो प्रकार से जनन करते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अर्थात कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। अब अगला टॉपिक है संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता, सेंसिटिविटी एंड एडाप्टेबिलिटी। अब देखिए, सभी जो जीव हैं वो अपने चारों तरफ से वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, गिरगिट शत्रुओं से अपनी रक्षा करने हेतु तो देखिए, तो यहाँ है संवेदनशीलता और अनुकूलनशीलता से मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी जीवधारी है, अगर वह धूप में रहे तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, वो कुछ न कुछ क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। और कोई भी जीवधारी बदलते वातावरण में अपने शरीर की रक्षा के लिए क्या करता है, अपने आप को उस वातावरण के प्रति क्या करता है, अनुकूलित करता है।
जिस तरह से एग्जाम्पल के वजह से गिरगिट होता है, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करने हेतु त्वचा के रंग को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो ये क्या हो गया आपका, संवेदनशीलता और अनुकूलनशीलता भी क्या है, सजीवों के लक्षण है। क्योंकि निर्जीव को अगर कहीं भी रख दिया जाता है तो वह चाहे धूप में हो, चाहे आग में हो, चाहे जल में हो, चाहे जैसे भी जिस परिस्थिति में हो वैसे को वैसे वो पड़ा रहता है। लेकिन वही अगर किसी जीवधारी को अगर हम चाहे आग में रख दें या पानी में छोड़ दें या धूप में रख दें तो वह वहाँ स्थिर नहीं रह सकता, अर्थात वह अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करेगा।